नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक रूसी लोक कथा मेंढकी राजकुमारी। ये बहुत दिनों पहले की बात है। एक बार रूस में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। जब वे राजकुमार बड़े हो गए तो राजा ने उनको बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बेटों, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तुम लोग ऐसा करो कि अपने अपने तीर कमान लो और उसे अपना अपना तीर फेंको। जो लड़की तुम्हारा तीर वापस लेकर आएगी वही तुम्हारी दुल्हन बनेगी। तीनों राजकुमारों ने पिता को सर झुकाया, अपना अपना तीर कमान उठाया और तीर कमान पर चढ़ाया और कमान की डोरी खींचकर तीर चला दिया। सबसे बड़े बेटे का तीर एक कुलीन आदमी के बगीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बगीचे में जाकर गिरा और उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। जब तीसरे बेटे ने अपना तीर चलाया तो वो इतना ऊंचा उठा कि उसको दिखाई नहीं पड़ा। अब वो बेचारा आधे दिन तक अपना तीर ढूंढता रहा। तब कहीं जाकर उसको अपना तीर जंगल में किसी तालाब में मिला। एक मेंढकी जो पानी में उगी हुई लिली के फूल पर बैठी हुई थी, उसने उसको अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। जब राजकुमार इवान ने उस मेंढकी से अपना तीर मांगा तो वो बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस करूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। राजकुमार इवान कुछ नफरत के साथ बोला, पर एक राजकुमार एक मेंढकी से शादी कैसे कर सकता है। राजकुमार अपने तीर को एक मेंढकी के मुंह में देकर बहुत गुस्सा था। वो अपने पिता की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने उस मेंढकी को उठाया और उसको महल में लेकर चला गया। जब उसने राजा को अपनी कहानी सुनाई और उसको मेंढकी दिखाई तो राजा ने कहा, मेरे बेटे, अब तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से ही शादी करना लिखा है तो यही सही। सो उस रविवार को 3 शादियां हुई। बड़े बेटे की शादी कुलीन आदमी की बेटी से हुई, बीच वाले की शादी व्यापारी की बेटी से हुई और छोटे बेटे इवान की शादी हुई मेंढकी से। कुछ समय बीत गया तो राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी कमीज बना सकती है। तीनों बेटों ने पिता को सिर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटों को तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पत्नियों को सिलाई आती थी। पर सबसे छोटे वाला बेटा बहुत दुखी था। उसको दुखी देखकर मेढकी कूदती हुई उसके पास आई और टर्राई, ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा ये इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है। इवान बोला, आज तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा। राजा ने कहा है कि तुम उनके लिए सुबह तक एक कमीज सिल दो। मेढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा खूबसूरत होती है। राजकुमार खाना खाकर सो गया। जैसे ही राजकुमार सो गया, मेढकी दरवाजे से कूदकर बाहर चबूतरे पर निकल गई। उसने अपनी मेढकी की खाल उतार दी। अब वो इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो। एक कमीज सिलो जैसी मेरे पिता पहनते थे। बस रात भर में कमीज सिलकर तैयार थी। सुबह जब राजकुमार इवान जागा तो वो मेढकी मेज पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक कढ़े हुए कपड़े में लिपटी हुई एक कमीज थी। राजकुमार तो उसे देखकर खुश हो गया। उसको लेकर वो तुरंत ही राजा के पास गया। राजा उस पर अपने बड़े बेटों की लाई हुई कमीजें देख रहा था। उसके पहले बेटे ने उसके सामने अपनी लाई हुई कमीज फैलाकर दिखाई। राजा ने उस कमीज को उठाया और बोला, यह कमीज तो एक किसान के पहनने लायक भी नहीं है। फिर उसने दूसरे बेटे की कमीज को उठाया और देखकर नाक मुंह सिकोड़ने लगा। अरे, इस कमीज को तो कोई बर्तन मांजने वाला भी नहीं पहनेगा। अब इवान की बारी आई तो उसने भी अपनी कमीज राजा को दिखा दी। उसकी कमीज तो बहुत ही सुंदर सोने और चांदी के तारों से कढ़ी हुई थी। उसको देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, हाँ, ये कमीज है राजा के पहनने लायक। कमीजें दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटे बड़े बुड़बुड़ाते हुए बात कर रहे थे। हम लोग इवान की पत्नी की बेकार में ही हंसी उड़ा रहे थे। लगता है कि वो जरूर ही कोई जादू करनी है। फिर कुछ समय और बीत गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक बार फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम्हारी पत्नियों को अब की बार मेरे लिए सुबह तक डबल रोटी बनानी है। देखते हैं कि तीनों में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। एक बार फिर राजकुमार इवान महल से बहुत दुखी होकर चला। जब वो अपने घर आया तो उसकी मेड की पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार इवान, तुम्हारा ये इतने सुंदर मुखड़ा लटका हुआ क्यों है। उसने राजा का हुक्म सुना तो बोली, अरे बस इतनी सी बात,
तुम खाना खाओ और सो जाओ। सुबह तो शाम से हमेशा ही खूबसूरत होती है। इस बीच दोनों बड़े बेटों ने शाही रसोई घर से एक बुढ़िया को बुलवा भेजा और यह देखने के लिए उसको ईवान के घर भेजा कि देख कर आओ कि वह मेंढकी खाना कैसे बनाती है। पर मेंढकी ने भी ये भांप लिया था उन दोनों के मन में क्या था। पर मेंढकी को ये पता चल गया था कि उन दोनों के मन में क्या था। उसने थोड़ा सा आटा बनाया, उसको बेला और सीधे आग में डाल दिया। वो बुढ़िया ये खबर देने के लिए जल्दी से दोनों भाइयों के पास आई तो उन दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी ऐसा ही किया जैसा मेंढकी ने किया था। पर जैसे ही बुढ़िया वहां से चली गई, मेंढकी कूद कर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर गई और अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। अब वह एक बार फिर से सुंदर राजकुमारी बन गई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने फिर से ताली बजाई और बोली, ओ मेरी नौकरानियों, इतनी मीठी डबल रोटी बनाओ जैसी मेरे पिता खाते थे। अगली सुबह जब राजकुमार ईवान जागा तो एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई एक करारी सी डबल रोटी देखकर वो खुश हो गया। वो उसको अपने पिता के पास ले गया। वहाँ उसका पिता उसके भाइयों की लाई डबल रोटियां देख रहा था। सबसे पहले उसने बड़े बेटे के घर की बनी हुई डबल रोटी देखी। उसकी डबल रोटी चूल्हे की आग से बिल्कुल काली हो गई थी और उसमें गुठलियां पड़ गई थीं। उसने गुस्सा होकर वह डबल रोटी रसोई घर में भेज दी। फिर उसने दूसरे बेटे की डबल रोटी देखी तो वह भी आग में जलकर काली हो गई थी और उसने भी गुठलियां पड़ गई थीं। वह डबल रोटी भी उसने रसोई घर में भिजवा दी। पर जब ईवान ने अपनी डबल रोटी राजा को दी तो राजा उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसके मुंह से निकला, यह है डबल रोटी जो शाही खाने की मेज की शान बढ़ाएगी। राजा ने उसी दिन शाम को एक दावत का इंतजाम किया और अपने तीनों बेटों को उस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए कहा। वह देखना चाहता था कि उसकी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू सबसे अच्छा नाचती थी। एक बार फिर ईवान महल से बहुत दुखी होकर चला। वो सोचता जा रहा था कि आज तो वह गया, वह मेड की बेचारी कैसे नाचेगी। जब वह अपने घर आया तो उसकी मेड की पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार ईवान, तुम्हारा इतना सुंदर मुखड़ा लटका हुआ क्यों है? उसने राजा का हुक्म सुना दिया। वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम दुखी ना हो राजकुमार ईवान। तुम शाम को ऐसा करना कि तुम अकेले ही दावत में जाना, मैं तुम्हारे बाद आऊंगी। जब तुम्हें बिजली की कड़क की आवाज़ सुनाई दे तो अपने मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी गाड़ी में आ रही है। सो राजकुमार ईवान उस दावत में अकेले ही चला गया, जबकि उसके दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। उसकी पत्नियों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। राजा और रानी, उनके बेटे और उनकी पत्नियां और सब कुलीन मेहमान खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक बाहर बिजली कड़की और सारा महल हिल गया। सब लोग घबरा गए। ईवान ने सब लोगों को शांत कराया। घबराओ नहीं, ओ भोले लोगों, यह मेरी पत्नी है जो अपनी गाड़ी में आ रही है। तभी उसकी पत्नी अंदर आई। वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह नीले रंग का गाउन पहने थी जिस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे और उसके सुनहरे बालों में आधा चांद सजा हुआ था। उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल था। राजकुमार ईवान उसको देखकर बहुत खुश हो गया और वहां बैठे मेहमान भी उसको और उसके बढ़िया कपड़ों और गहनों को देखे जा रहे थे। लोगों ने खाना खाना शुरू किया तो बड़े भाइयों की पत्नियों ने देखा कि मेढकी राजकुमारी ने भुने हुए हंस की हड्डियां अपनी दाईं आस्तीन में छुपा ली और बची हुई शराब अपने बाईं आस्तीन में छुपा ली। वे उसको देखती रही, हड्डियां एक आस्तीन में और शराब की कुछ बूंदें दूसरी आस्तीन में। जब खाना खत्म हुआ तो राजा ने नाच शुरू करने का हुक्म दिया। मेढकी राजकुमारी ने नाचना शुरू कर दिया। वह घूम घूम कर नाचती रही और मेहमान लोग पीछे हटकर उसका नाच देखते रहे। जब उसने अपनी बाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से एक चमकती हुई झील निकल पड़ी और जब उसने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से कई हंस निकलकर उस झील में तैरने लगे। ये देखकर वहां बैठे सारे कुलीन मेहमानों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी नाचना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपना हाथ हिलाया तो उनकी भीगी हुई आस्तीन राजा के लाल चेहरे पर जाकर लगी और दूसरा हाथ हिलाया तो दूसरी आस्तीन से हड्डियां निकलकर राजा की आंख में जा पड़ी। यह देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और नाच छोड़कर चला गया। पर इस बीच राजकुमार ईवान यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी एक बहुत ही अक्लमंद और सुंदर राजकुमारी थी। पर उसको डर भी लगा हुआ था कि पत्नी कहीं फिर से मेढकी में न बदल जाए। तो वो महल से चुपचाप खिसक लिया और घर चला गया।
वहां उसने उसकी मेढक वाली खाल उठाकर आग में डाल दी। जब उसकी पत्नी घर वापस आई और उसे अपनी खाल नहीं मिली तो वो रोने लगी और बोली, ओ राजकुमार इवान, ये तुमने क्या किया? अगर तुमने केवल 3 दिन और इंतजार किया होता तो हम लोग हमेशा के लिए खुशी खुशी रह रहे होते। अब हमको अलग होना पड़ेगा। और अगर तुम मुझे ढूंढना भी चाहोगे तो तुमको एक बीसी और 9 जमीन के भी आगे भयानक पुरानी हड्डियों के राज्य में से होकर जाना पड़ेगा। ये कहकर वो एक भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। 1 साल गुजर गया और राजकुमार इवान अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो उसने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। यह तो पता नहीं कि इवान ऊपर चला या नीचे चला, दूर चला या फिर पास चला, क्योंकि मैंने सुना नहीं। बहुत समय तक चला या थोड़ी देर तक चला, क्योंकि मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सका। पर मुझे इतना पता है कि अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसके जूते बहुत जल्दी ही टूट गए, उसके कपड़े फट गए और उसका चेहरा बहुत दुबला और पीला पड़ गया था। एक दिन जब उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी तो वह जंगल में खुले हिस्से में घूम रहा था, तो वहां उसको एक झोपड़ी दिखाई दी जो मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और बराबर घूमे जा रही थी। इवान बोला, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, मेहरबानी करके अपनी पीछे वाला हिस्सा तुम पेड़ों की तरफ कर लो और अपना सामने वाला हिस्सा मेरी तरफ कर लो। तुरंत ही वह झोपड़ी रुक गई और उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खुला। इवान उस दरवाजे में से उस झोपड़ी में घुसा। जैसे ही उसने उस झोपड़ी के अंदर पैर रखा तो उसको वहां एक बुढ़िया दिखाई दी। उस बुढ़िया ने इवान से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इवान ने उसको अपनी सारी कहानी सुनाते हुए जवाब दिया, दादी माँ, मैं अपनी मेंढकी राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। महिला ने अपना सर हिलाया और लंबी सांस ली। ओ राजकुमार इवान, तुमने उस मेढकी की खाल जलाई ही क्यों? क्योंकि वह मेढकी अक्लमंद येलेना ही थी। क्योंकि वो मेढकी अक्लमंद येलेना थी। वे अपने ताकतवर पिता से बढ़कर अक्लमंद थी। इसीलिए उसका पिता उससे इतना नाराज था कि उसने उसको उसकी 14वीं सालगिरह पर 3 साल के लिए मेढकी में बदल दिया था। राजकुमार इवान दुखी होकर बोला, लेकिन अभी मैं क्या करूं दादी माँ? मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। बूढ़ी औरत ने बोला, अभी उसको भयानक पुरानी हड्डियों ने अपने कब्जे में कर रखा है और वहां से उसको छुड़ाना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक उसको कोई नहीं मार सका है। उसकी आत्मा एक सुई के नोक में है, वह सुई एक अंडे में है, वह अंडा एक बतख में है और बतख एक खरगोश में है और वह खरगोश पत्थर के एक बक्से में है। वह बक्सा एक ऊंचे से ओक के पेड़ के सबसे ऊपर रखा हुआ है और वह पुरानी हड्डी उसकी अपनी जान से भी ज्यादा अच्छी तरह से रखवाली करता है। वो बूढ़ी जादूगरनी आगे बोली, लो ये धागे का एक गोला ले जाओ, इसको तुम अपने सामने फेंक देना, फिर वह जिधर भी जाए तुम इसके पीछे पीछे चले जाना, ये तुमको रास्ता दिखाएगा। राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया और आगे चला। इवान चलता गया। उसने धागा आगे फैला और धागे ने उसे रास्ता दिखाया। इवान चलता गया और एक साफ खाली जगह पर आ निकला। वहां उसको एक बड़ा कत्थई रंग का भालू मिल गया। वह उस भालू के ऊपर तीर चलाने ही वाला था कि वो भालू उससे आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार को उस भालू पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसने अपने ऊपर उड़ता हुआ एक सफेद नर बतख मिला। वो उसको भी अपने तीर से मारना चाहता था कि वो नर बतख भी आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी जिंदगी भी बख्श दी और आगे बढ़ गया। उसी समय एक महंगा खरगोश उसका रास्ता काटता हुआ वहां से गुजर गया। राजकुमार ने जल्दी से अपना निशाना साधा और उसको तीर मारने ही वाला था कि खरगोश भी आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी जिंदगी भी बख्श दी और धागे के गोले के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक झील के पास आया तो झील के किनारे उसको एक पाइक मछली पड़ी हुई मिली। वह हवा के लिए तरस रही थी, उसको हवा की जरूरत थी। वह मछली बोली, मुझ पर दया करो राजकुमार इवान, मुझे इस झील में फेंक दो, क्योंकि एक दिन तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार इवान ने उस मछली को झील में फेंक दिया और फिर अपने धागे के गोले के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। काफी शाम हो जाने के बाद वह एक ओक के पेड़ के पास आया जो कि बहुत ऊंचा और मजबूत था।
उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पत्थर का एक बक्सा रखा हुआ था, जिस तक पहुंचना नामुमकिन था। इवान अभी ये सोच ही रहा था कि वो उस बक्से को कैसे नीचे लेकर आएगा कि कहीं से वो कत्थई भालू वहां पर आ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से उस पेड़ का तना पकड़ा और उसको जड़ से उखाड़ दिया। उसके ऊपर रखा बक्सा नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से एक खरगोश निकलकर तेजी से भाग गया। तभी वह भैंगा खरगोश वहां आ गया और उसने उसका पीछा किया और उसको पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही उस भैंगे खरगोश ने उस खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बतख निकलकर आसमान में उड़ गया। पल भर में ही सफेद नर बतख, जिसकी जिंदगी इवान ने बख्शी थी, उसके ऊपर था और उसने उस बतख को इतनी जोर से मारा कि उसमें से उसका अंडा निकल पड़ा। अंडा ऊपर से गिरा तो झील में जा गिरा। यह देखकर इवान रो पड़ा। उस झील में अब वह उस अंडे को कैसे ढूंढेगा? पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि पाइक मछली उस अंडे को लिए हुए किनारे पर तैरती चली आ रही है। राजकुमार ने तुरंत ही उस अंडे को तोड़ा और उसमें से सुई को ढूंढ लिया। उसमें से सुई निकालकर उसने उसको मोड़ना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा वह राजकुमार उस सुई को मोड़ता जाता था, वह भयानक पुरानी हड्डियां भी अपने काले पत्थर के महल में बैठा उतना ही ज्यादा ऐंठता जाता था और बल खाता जाता था। आखिर उसने उस सुई को तोड़ ही दिया और उस सुई के टूटते ही वो भयानक पुरानी हड्डियां भी मर गईं। जैसे ही राजकुमार ने सोचा कि वो राजकुमारी को लेकर आए, उसके सामने राजकुमारी खुद ही खड़ी थी। वो एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओह राजकुमार इवान, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी। मैं तो इस भयानक पुरानी हड्डियां से शादी करने वाली थी। इसने मुझे अपने काबू में कर रखा था। आखिर में दोनों मिल गए और रूस वापस लौट गए। वहां वे फिर से बहुत साल तक खुशी खुशी रहते रहे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लूसी लोक कथा मेढक की राजकुमारी। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।